हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सी ए पीयूष मित्तल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है स्टेट गवर्नमेंट की एक सब्सिडाइज स्कीम जो कि आप पढ़ पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। गाइस, ये है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे हम बता देते हैं। इस स्कीम को हम मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हमने थियोरेटिकल पार्ट रखा है और दूसरा पार्ट रखा है हमने इसको प्रैक्टिकल। यानी हम थ्योरी पार्ट के थ्रू तो आपको इस स्कीम के सारे प्रोविजंस को कवर करेंगे, जबकि जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे इस स्कीम को अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, पार्ट 2 को अगर आपको सड़क से कंप्लीट करना है तो आप पार्ट 1 के अंदर आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट्स और जो इसके प्रोसीजर्स हैं वो दोनों ही आपको समझने होंगे। क्योंकि कारण ये है कि क्योंकि कई चीज़ें जब आप एप्लीकेशन भरते टाइम आप देखेंगे तो वो आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि इसके अंदर भरना क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बता देते हैं कि ये स्कीम क्या है और कौन है इसको लेकर आया था। गाइस, ये स्कीम एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है वैसे वैसे ही इसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में भामाशाह योजना के नाम से आती है, जबकि कांग्रेस की सरकार के अंदर ये अपने एक इंदिरा गांधी योजना के नाम से चलाई जाती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ फ़ंड रिलीज़ करती है और फंड क्या होते हैं कि जो भी अपने एक कुछ स्टार्टअप्स हैं, यानी किसी एक स्पेशल वुमन कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, फ़ंड डालती है। फ़ंड डालने का इसमें जो कारण है वह है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बिजनेस करने के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों, भी प्रेरित कैसे करती है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे लगता है कि मार्केट के अंदर मुझे कैसे अपने नए बिजनेस पे इसको फंडिंग मिल सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करता है, वह बंदा अपनी वाइफ या अपनी किसी भी फीमेल रिलेटिव के नाम से बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरे को वहाँ पर लोन इजी बेसिस पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्कीम के अंदर हम आपको बता देते हैं, चाहे बिज़नेस नया हो या आप पुराना बिज़नेस कर रहे हो तो उसके एक्सपांशन के लिए भी आपको उसमें फंडिंग दी जाएगी। जो स्कीम होगी उसका नाम होगा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, इस स्कीम की जो आपको एप्लीकेशन लगानी होती है वो एक SSO ID होती है, जो अगर ऑलरेडी काफ़ी लोग अगर इसको लगा चुके हैं तो वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगानी आती है तो हम सेकंड पार्ट में इसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो कवर करेंगे जिसमें आप देख पाएंगे। दोस्तों, इस स्कीम की जो इफ़ेक्टिव डेट है ये 2019 18 दिसंबर से चालू हुई थी और 31 मार्च 2024 तक यह स्कीम लागू रहेगी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन इसमें फंडिंग कर सकता है। चाहे कोई भी बैंक हो, बैंक में कोई भी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक हो, इसके अंदर आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कोई भी सर्विस एक्टिविटी या आप ट्रेडिंग एक्टिविटी, किसी भी तरह का तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर आप फंडिंग ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिएगा और क्या हम उनको आगे एक बार कवर करेंगे। आप बात करते हैं इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन होंगे। एलिजिबल जो बंदा है उन यानी जो भी फीमेल हैं उनका एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, और अगर कोई भी महिला सहायता समूह यानी कोई भी NGO लेडीज़ का ग्रुप है वह क्लस्टर के फॉर्म में भी इसके अंदर एप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन उस ऐसे क्लस्टर को राजस्थान गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होना मस्ट है। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी एलिजिबिलिटी की बात। अब आपको हमने बता ही दिया कि कौन कौन बैंक इसके अंदर आपको फंडिंग कर सकती हैं। सारी नेशनलाइज बैंक हो गई हैं, प्राइवेट बैंक्स हो गई हैं, रीजनल रूरल जैसे राजस्थान में बड़ौदा ग्रामीण बैंक और राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक दो बैंक हैं, इन दोनों के थ्रू भी आप फंडिंग ले सकते हैं। RFC राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और SEDBI, ये 5 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे बैंक्स आते हैं, इनसे आप फंडिंग ले सकते हैं। गाइज, अब बात करते हैं योजना क्रियान्वयन एजेंसी। दोस्तों, मैं आपको इसमें दो तरह के कंपोनेंट बताता हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे इसमें बात करने जा रहा हूँ। इसमें दो तरह की फंडिंग्स है, एक है 10 लाख तक की फंडिंग और एक है 10 लाख से ज़्यादा की फंडिंग। 10 लाख तक की फंडिंग जनरली क्या होता है कि ईजी वे में आपको सैंक्शन या अप्रूवल दे दिया जाता है। कारण क्योंकि आपको पता होगा एक RBI का सर्कुलर है जिसके अंतर्गत आप 10 लाख तक की फंडिंग के लिए आपसे किसी तरह का कोई भी कोलेटरल नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज़्यादा की फंडिंग लेते हैं तो ऐसे में बैंक आपसे सेकेंडरी कोलेटरल यानी कोई सिक्योरिटी आपसे मांग सकती है। तो गाइज, इसमें जो बात अमाउंट ज़्यादा है यानी आप फाइनेंस ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में जो आपकी एप्लीकेशन है वो महिला अधिकारिता के अधीन एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है जिसमें महिला अधिकारिता ऑफिस के अंदर यह एप्लीकेशन जाती है। और इस डिपार्टमेंट में समय समय पर हर महीने में कम से कम एक बार तो
एक मीटिंग जरूर कंडक्ट कराई जाती है, जिसके अंतर्गत इस मीटिंग के थ्रू आपकी एप्लीकेशन का चयन किया जाता है और सिलेक्शन के आधार पर आपकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो गाइज आगे चलते हैं इसके अंतर्गत। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कितना आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। दोस्तों अगर आप अपने पर्सनल यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर आप फंडिंग ले रहे हैं तो आप 50 लाख तक की फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एनजीओ या किसी क्लस्टर ग्रुप के अंदर फंडिंग लेना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में आप 1 करोड़ तक की फंडिंग ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है ये फंडिंग किन किन चीज़ों के लिए मिलेगी। आप टर्म लोन हो यानी कोई मशीन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ले सकते हैं, या आप किसी तरह का वर्किंग कैपिटल के लिए लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, आप कहेंगे कि सर अब हम जो टर्म लोन है यानी हम चाहे कोई मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग किन किन के लिए फंडिंग ले सकते हैं। दोस्तों आप देखिए सभी के लिए फंडिंग ले सकते हैं, लेकिन जो लैंड एंड बिल्डिंग का केस है उसमें यह लोन अमाउंट लोन का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में यह 10% तक भी सीमित किया गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, योजना के अंदर इसका आपको सब्सिडी का अमाउंट कितना है। कहीं सब्सिडी का अमाउंट है आपका लोन अमाउंट का 25%, यानी आप एक तरह से देखेंगे तो एक मोटा मोटे तौर पे यह आपको PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम है, जिसका हम काफ़ी आपको वीडियो पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें जाके हमारे यूट्यूब चैनल में जाके इसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर लिंक आपको मैं दे सकूं तो लिंक जरूर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर यानी जिसमें हम बात कर रहे हैं महिला में, इसके अंतर्गत आपको हमें 25% की मार्जिन यानी आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, परित्याग्य हिस्सा यानी कि SC ST लेडीज़ जो विधवा हैं, परित्याग्य हैं या हिंसा से पीड़ित हैं, उसके इसमें आपको इसके अंदर 30% की सब्सिडी दी जाएगी। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें ऋण की अनुदान सीमा 15 लाख तक की होगी। अब दोस्तों मुझे इस 15 लाख को देखिए एक स्कीम का नाम और याद आ गया है, वह है CLCSS। आपको पता होगा CLCSS किस पे दी जाती है। CLCSS कैपिटल लिंक क्रेडिट सब्सिडी स्कीम है जो मशीनों के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। इसका भी हम हमारा एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, अगर देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। अगला है आवेदक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5 या 10% तक होगा, यानी आपको 5 या 10% क्या केस है वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल केस में बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि 20% से ज़्यादा आप लोन अमाउंट लैंड के केस में नहीं ले सकते, यानी बल्क शेड या कंस्ट्रक्शन के केस में, भवन के कंस्ट्रक्शन में नहीं ले सकते हैं। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख होगी। अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं तो आप या आप होलसेलर में एंगेज्ड हैं तो यह आपको 10 लाख तक का ही लोन अलाउ करेगा। कोलेटरल सिक्योरिटी मैंने बताया कि जैसे अगर 10 लाख से ज़्यादा का लोन अमाउंट होता है तो ऐसे केस में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी यानी सेकेंडरी कोलेटरल आपसे मांगी जाएगी। गाइस आगे बात करते हैं हम लोग कि हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लेते हैं कि इसके अंदर एप्लीकेशन कैसे लगाई जाएगी। इसमें एक SSO ID होनी आपके पास मस्ट है। आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं इसके अंतर्गत, जो कि आपको एक जो आपकी एप्लीकेशन है मैंने बताया कि 10 लाख तक की है तो जनरली उसे अप्रूव कर दिया जाता है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा होती है तो जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय में आपकी एप्लीकेशन जाती है, जिसके अंतर्गत आपको हो सकता है कि वहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाए, और अगर उनको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं तो वो उसे अप्रूव कर ऑनलाइन भी अप्रूव कर सकते हैं। गाइस योजना में जो ऋण अनुदान की प्रक्रिया है उसको ईजी करने के लिए आपको आपकी जो सब्सिडी का अमाउंट है उसका भी स्टेटस आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पर ही चेक कर सकते हैं। यानी आपको आपको वैसे तो बोलते हैं डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कारणों में आपको डिपार्टमेंट जाना भी पड़ सकता है आपको ये प्रूफ करने के लिए कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिए थे वो वैलिड है। गाइस आगे बात करते हैं हम इसके अंतर्गत ऋण या उनके क्षेत्र, वर्ग, उद्देश्य के अनुसार समुचित उपयोग एवं मॉनिटरिंग। गाइस ये सारे प्रैक्टिकल हैं जो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको काम करना है। प्रत्येक जिला स्थानीय मदद करना, पूर्व ओरिएंटेशन, मेंटरिंग, इंक्यूबेशन, ठीक है। ये अपने आप में एक जो सर्कुलर है उसका पार्ट है कि आपको वो सारे फैसिलिटीज़ देंगे, आपको मॉनिटरिंग देंगे, फॉलोअप्स करेंगे प्रॉपरली, आपको टाइम टू टाइम आपकी हेल्प करेंगे। वो सर आपको गाइस आपको ही करनी है ज़्यादातर चीज़ें। निर्बंधन एवं शर्तें 10 लाख तक का है, जिसमें आपको मैं बताया परियोजना का 5% और 10 लाख से अधिक में 10% का निवेश। गाइज इसमें मैं आपको समझाता हूँ जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है। अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 5% होगा, यानी आप 10 लाख तक का लोन लेंगे तो 50,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे बिजनेस में। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का लोन लेंगे तो आपका जो सेल्फ मार्जिन है यानी आपको वो 10% के बराबर होना कम से कम चाहिए।
योजना के अंतर्गत अपात्र, यानी ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं इनके केस में आप इस एप्लीकेशन को लगा नहीं सकते, यानी आप लोन नहीं ले सकते इन केसेस के अंदर। गाइज, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।